हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लेसन 6 कर रहे हैं, मुद्रा का अर्थ, कार्य और पूर्ति। हमने मुद्रा के अर्थ के बारे में पढ़ लिया है। मुद्रा का अर्थ कि हमने दो वीडियो इसके ऊपर हमने लगा दिए हैं। आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मुद्रा के कार्य क्या है। मुद्रा के कार्यों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो मुद्रा के कार्यों का जो है 3 आधार पर मुद्रा के कार्य हम करते हैं। मुद्रा के कार्यों को का वर्गीकरण किया गया है। कुछ प्राथमिक कार्य माने गए हैं, उनमें से कुछ गौण कार्य माने गए हैं, कुछ आकस्मिक कार्य माने गए हैं। तो हम बारी बारी से करेंगे कि मुद्रा क्या क्या कार्य करती है। उनमें से कुछ कार्यों को हम प्राथमिक कार्य के नाम से जानते हैं, कुछ को गौण कार्य में वर्गीकृत किया गया है, कुछ को आकस्मिक कार्यों में माना गया है। तो पहले है प्राथमिक कार्य। सबसे पहला कार्य कौन सा है? प्राथमिक कार्य है सबसे पहला विनिमय का माध्यम। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। किसी भी वस्तु को का हमें क्रय विक्रय करना हो तो हम मुद्रा के रूप में उसका कर सकते हैं। मुद्रा को माध्यम मान के उसको क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, क्रय विक्रय या लेन देन आसान हो जाता है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का विनिमय हम वस्तु से करते थे तो उसमें उसमें दिक्कत आती थी। हमें दोहरे संयोग ढूंढने पड़ते थे। किसी व्यक्ति को एक वस्तु की आवश्यकता है, दूसरे को दूसरी उस वस्तु की आवश्यकता है जिसको पहले को बेचना है। इस तरह के दोहरे संयोग हमें ढूंढने पड़ते थे। लेकिन इसने विनिमय का माध्यम जब से स्वीकार किया है इसको मुद्रा को, तब से विनिमय करना आसान हो गया है। वस्तुओं को खरीदना बेचना, वस्तुओं सेवाओं का को खरीदना बेचना आसान हो गया है। तो मुद्रा जो है एक मध्यस्थ का कार्य करती है वस्तुओं को बेचने और खरीदने में। दूसरा कार्य है मूल्य का मापदंड। किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना है तो वो मुद्रा के रूप में अच्छे से निर्धारित हो जाता है, सरल हो जाता है मूल्य का निर्धारण करना। जैसे विनिमय प्रणाली के अंदर मूल्य का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वस्तु से वस्तु का विनिमय करते थे तो हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए थे कि एक कार बेचनी है तो घोड़ों के बदले अगर कार बेचनी है तो कितने घोड़े आएंगे, तो कितने घोड़े का मूल्य क्या निर्धारित करें, कार का मूल्य क्या निर्धारित करें। तो ये बड़ी मुश्किल कठिनाइयाँ आती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की बजाय जब मौद्रिक प्रणाली आई, मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का लेन देन हुआ, क्रय विक्रय हुआ, तो ये जो चीजें हैं ये आसान हो गई। तो मूल्य क्या काम करती है, ये मुद्रा क्या काम करती है? मूल्य का मापदंड भी करती है। किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित कर देती है। जैसे मान लिया 1 किलो सेब लेने हैं तो वो 100 रुपए के हैं, तो वो उसका मूल्य हो गया, सेब का मूल्य है। 1 किलो चीनी लेनी है, उसके लिए 50 रुपए देने हैं, तो वो उस वस्तु का मूल्य निर्धारित हो गया। तो वस्तु का मूल्य निर्धारित कर देती है, मूल्य को माप देती है। मूल्य का एक मापदंड है, मूल्य का मापदंड है या मूल्य की इकाई है। फिर अभी दूसरे कार्य है गौण कार्य, सहायक कार्य है जो इनके अलावा जो सहायक कार्य है वो। पहला कार्य है स्थगित भुगतानों का मान। ऐसे भुगतान जो हमें तत्काल ना करके कुछ टाइम के बाद करने होते हैं उनको बोलते हैं स्थगित भुगतान। ऐसे भुगतान जो वर्तमान में ना करके कुछ दिन के बाद करने हैं, कुछ वर्ष के बाद या कुछ महीनों के बाद करने हैं, ऐसे भुगतान क्या होते हैं? स्थगित भुगतान होते हैं। तो मुद्रा प्रचलन के कारण स्थगित भुगतान भी करने आसान हो गई हैं। जैसे मान लिया कोई कृषि में कार्य कर रहा है, उसको अगर आप न दे के फिर देना है, किसी ने गेहूं ले लिए हैं उधार के रूप में तो उसको दोबारा देने हैं कुछ समय के बाद, तो वो कितने गेहूं की मात्रा देगा, गेहूं की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो ये दिक्कतें आई थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। उसमें क्या हुआ, जब मुद्रा का प्रचलन हुआ, मौद्रिक प्रणाली जब आई तो ये चीजें आसान हो गई। ब्याज के रूप में जैसे किसी व्यक्ति ने मान लिया कर्ज ले रखा है तो उसका भुगतान करना है, मूलधन भी और ब्याज भी, तो उसकी कैलकुलेशन, उसकी जो गणना है वो मुद्रा के रूप में करना आसान हो जाता है, वो उसका भुगतान कर सकता है। तो स्थगित भुगतानों में भी मुद्रा कार्य करती है। मुद्रा के कारण स्थगित भुगतान करना सरल हो गया है। वेतन देना है किसी को, कोई मजदूर है काम कर रहा है उसको वेतन देना है, 1 महीने का वेतन जैसे देना है, 1 महीने काम करके उसको वेतन मिलेगा। तो इस तरह के भुगतान करने में मुद्रा के कारण ये इस तरह के भुगतान करना सरल हो गया है। मूल्य का संचय, मुद्रा के कारण मूल्य का संचय भी आसान हो गया है। जो वस्तु खर्च करके और जो बच जाती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या
कि जब जो वस्तुओं का संचय करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, उनके ऊपर संचय की लागत आती थी। जैसे पशु है, वो अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, जूते हैं, जो जिस चीज का भी उत्पादन कर रहा है कोई व्यक्ति, उसका मूल्य का संचय करना, उसको रखना, स्टोर करके रखना भविष्य के लिए, वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि नाशवान चीजें थी। तो मूल्य का संचय करना भी आसान हो गया है मुद्रा के कारण। मुद्रा प्रचलन के कारण जो लोग बचत करते हैं, जो अपनी उसको आय का कुछ हिस्सा खर्च करने की बजाय खर्च करने के बाद अपने पास रख लेते हैं, उसको बचत के रूप में रखना आसान हो जाता है। उसकी लागत कम आती है, उसको जगह भी कम चाहिए, तो और अपने भविष्य के जो खर्चे करने होते हैं उनके लिए वो रख सकता है। इस तरह की मुद्रा के रूप में मूल्य का जो संचय करना जो है वो भी आसान हो गया है। तीसरा भाई मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण से क्या मतलब है कि जब मूल्य का हस्तांतरण करना है, जैसे एक जगह मकान है उसको बेच के दूसरी जगह खरीदना है, या हमने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, तो मूल्य का हस्तांतरण भी मुद्रा के कारण आसान होगा। ये भी एक मुद्रा का कार्य है कि आसानी से व्यक्ति जो है एक चीज एक स्थान पर बेच कर उसको मुद्रा के रूप में लेके उसका मूल्य दूसरी जगह पर फिर वो खरीद सकता है, वहां पर मुद्रा दे सकता है। तो इस तरह से मूल्य का हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर उसको वस्तु को, धन को, संपत्ति को वहां पर वो खरीद सकता है। तो ये मुद्रा के कारण मूल्य का हस्तांतरण भी आसान हो गया है। ये है भाई आकस्मिक कार्य, जिसे ये सहायक कार्य या गौण कार्य। तीसरी है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य कौन से होते हैं? ये वो है, पहला कार्य है साख निर्माण का आधार। मुद्रा जो है वो साख निर्माण का आधार है। साख निर्माण क्या होता है? बैंक जो है वो लोगों की मांग जमाएं स्वीकार करते हैं और इस मांग जमा के आधार पर ही साख का निर्माण करते हैं। तो जो लोग बचत करते हैं, आय का जो हिस्सा खर्चने के बाद बच जाता है, वो लोग जो है बैंक में जमा कराते हैं, मुद्रा के रूप में जमा कराते हैं, और उसी के आधार पर बैंकों की साख का निर्माण होता है। अगला है अधिकतम संतुष्टि का माप। जब उपभोक्ता मार्केट में जाते हैं तो वस्तु खरीदते हैं, तो उससे क्या होती है, उनको संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि का माप वो कैसे करते हैं? वो मूल्य से ही करते हैं, वस्तु के मूल्य से, मौद्रिक मूल्य से। तो जो वस्तु का मूल्य होता है उससे उसको जो सीमांत उत्पादकता प्राप्त होती है, जो उपयोगिता मिलती है, संतुष्टि मिलती है, वो अधिकतम होती है। और वो कीमत के बराबर जब आती है तो उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो वो मुद्रा के आधार पर ही अपनी संतुष्टि को माप सकता है, अपनी उपयोगिता को, किसी जो वस्तु खरीदी है उसकी उपयोगिता को वो माप सकता है। तो अधिकतम संतुष्टि का माप भी मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। फिर अभी आय का वितरण। जो राष्ट्रीय आय है, जो देश की राष्ट्रीय आय है, जितना उत्पादन हुआ है उसकी जो मार्केट प्राइस है, उस राष्ट्रीय आय की गणना अगर उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब से मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ है तब से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना भी आसान हो गया है मुद्रा के रूप में, और राष्ट्रीय आय का वितरण भी आसान हो गया है। राष्ट्रीय आय में जो उत्पादन होता है, उत्पादन के जो कारक हैं, उनको जो मुद्रा के रूप में आय दी जाती है वो क्या होती है, उनका बंटवारा होता है। साधनों को आय का बंटवारा, साधनों को आय का उनके काम के हिसाब से, या तो उनको आय का शेयर मिलता है, हिस्सा मिलता है। तो वो बंटवारा भी मौद्रिक प्रणाली में आसान हुआ है, मुद्रा के कारण आसान हुआ है। जिसका जितना काम होता है, जितना योगदान होता है, उसके हिसाब से राष्ट्रीय आय का हिस्सा उन कारकों को मिल जाता है। तो इससे मुद्रा के कारण ही राष्ट्रीय आय का वितरण आसान हो जाता है। फिर अभी शोधन अक्षमता की गारंटी। कुछ फर्म, बैंक या कोई व्यक्ति, उसमें शोधन अक्षमता की गारंटी भी मुद्रा के कारण ही होती है। जो लोग जो है, जैसे बैंक की शोधन अक्षमता है, लोग उसमें मांग जमा कराते हैं, फिर उससे निकलवाते हैं, चेक लगा के उसको निकलवाते हैं। तो जो मांग जमा करवाते हैं, जो मुद्रा के रूप में जमा करवाते हैं लोग पैसा, बचत, उसके कारण ही शोधन अक्षमता की गारंटी बैंक देता है। शोधन अक्षमता की गारंटी तभी देता है वो, उससे जो फिर चेक लगा के लोग निकलवाते हैं, तो वो जो मांग जमाएं होती हैं, जो बचते लोगों की जमा होती हैं, उसके ऊपर ही उनको शोधन अक्षमता की गारंटी बैंक या फर्म या कोई बीमा कंपनी देती है। फिर अभी पूंजी की तरलता में वृद्धि।
पूंजी की तरलता में व्यक्ति बैंकों में जो पूंजी जमा होती है तो मुद्रा के रूप में लोग कभी उसको निकलवाते हैं, बार बार निकलवाते हैं, जमा कराते हैं, वो अपने धन संपत्ति मकान खरीदने में उसको लगाते हैं। तो इस तरह से जो पूंजी की तरलता है वो भी बढ़ जाती है। कोई ऐसी चीज में पूंजी इन्वेस्ट नहीं होती जो कि बाद में उसको नकद में ना बदला जाए। लोग जो है वो अपनी बैंकों में जमा रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको निकलवाते हैं। तो इस तरह से पूंजी की तरलता, जैसे मकान खरीदा है, बेच दिया, खरीद लिया, कोई और चीज पूंजीगत वस्तु खरीद ली, बेच दी, तो इस तरह से पूंजी की तरलता में भी वृद्धि होती है। तो मुद्रा के कारण, मुद्रा के ये कार्य हैं, इस आधार पर हमने इनको 3 वर्गों में बांटा है। फिर आया भाई कि प्रोफेसर कॉलबॉर्न और पॉल एंजिंग ने इन कार्यों को 2 वर्गों में बांटा है, मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांट दिया। पहला बताया उसने आगत्यात्मक कार्य, दूसरे गत्यात्मक कार्य। आगत्यात्मक कार्य कौन से होते हैं मुद्रा के? ये जो कार्य इतने सारे बताए इनको 2 वर्गों में बांट दिया मुख्य रूप से। तो उन्होंने क्या किया, जो जितने भी ये प्राथमिक कार्य हैं और गौण कार्य हैं, वस्तु विनिमय का माध्यम के रूप में मूल्य का मापदंड, स्थगित भुगतान, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, इनको सबको किसमें कर दिया? आगत्यात्मक कार्य। आगत्यात्मक कार्य है ये। आगत्यात्मक कार्य में क्या है कि ये मुद्रा के स्थिर व निष्क्रिय कार्य है। स्थिर और निष्क्रिय कार्य क्यों कहा इनको? इन्होंने इसलिए कहा इन अर्थशास्त्रियों ने क्योंकि इन कार्यों का अर्थव्यवस्था में केवल संचालन का कार्य है। अर्थव्यवस्था को केवल ये कार्य संचालित करते हैं। मुद्रा के जो कार्य हैं इनकी वजह से अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, गतिशीलता में ये सहायक नहीं है। अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में ये वाले कार्य सहायक नहीं है, केवल मुद्रा अर्थव्यवस्था के संचालन का कार्य ये करते हैं। दूसरा है गत्यात्मक कार्य। गत्यात्मक कार्य कौन से होते हैं? ये वो कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। इनके कारण अर्थव्यवस्था का विकास होता है, गति प्रदान करते हैं। ये कार्य कौन कौन से हैं, इनको भी करेंगे हम एक एक करके। एक तो कीमतों में स्थिरता लाना। मुद्रा का क्या कार्य है कि कीमतों में स्थिरता लाना, स्फीति और अस्फीति को खत्म करके कीमतों में स्थिरता लाना। दूसरा है आय, उत्पादन, रोजगार और व्यापार में वृद्धि करना। मुद्रा का ये कार्य है कि अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार में वृद्धि करना, आय में वृद्धि करना, उत्पादन में और व्यापार का विस्तार करना। अगला है प्राकृतिक व मानवीय साधनों का पूर्ण प्रयोग संभव बनाना। मुद्रा का ये कार्य है कि मुद्रा जो है, जो प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन है, उनका पूरा उपयोग संभव बनाए। अगला है घाटे की वित्त व्यवस्था को संभव बनाना। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है भाई? जब सरकार के खर्चे अधिक हो जाते हैं और आय कम होते हैं, रिवेन्यू कम होते हैं, तो वो जो बीच का गैप होता है उसकी व्यवस्था की जाती है, घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है उसकी, तो उसको संभव बनाना। मुद्रा का कार्य क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था को संभव बनाना, जो व्यवस्था करनी है उसको संभव बनाना। अगला है भाई मौद्रिक नीति के प्रयोग से सरकार द्वारा आर्थिक विकास व कीमतों में स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करना। मुद्रा का अगला कार्य क्या है कि सरकार द्वारा आर्थिक विकास और कीमतों में स्थिरता का जो उद्देश्य है सरकार का, कीमतों में स्थिरता लाना, अस्फीति और स्फीति की स्थिति पर कंट्रोल करना, काबू करना, और आर्थिक विकास का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना, ये क्या है? मुद्रा का कार्य है। तो ये गत्यात्मक कार्य है। इन कार्यों के कारण अर्थव्यवस्था में गति प्रदान होती है, विकास, संवृद्धि होती है। और ये जो कार्य है दो ये प्राथमिक और गौण कार्यों को क्या माना है? आगत्यात्मक कार्य माना है। ये मुद्रा के स्थिर और निष्क्रिय कार्य हैं। तो हमने इन कार्यों को विस्तार से कर लिया है। कई बार ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।